हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के पार्ट ए का छठा मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। आपको पार्ट ए के काफ़ी सारे वीडियोस, पार्ट बी के भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस के वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जल्दी से अपना कॉपी और पेन उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना। मैं थोड़ी देर रुकूंगी, 2-5 सेकेंड, और फिर अपने आंसर मैच करना उससे, और अपना स्कोर लास्ट में कॉमेंट ज़रूर करना। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने, भारत ने या फिर दक्षिण अफ्रीका ने? जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने जीती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। यहाँ पर सभी के एक्सप्लेनेशन भी लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। भारत ने 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर अपना तीसरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा। 2013 के बाद ये भारत की पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीत थी। किस राज्य सरकार ने 2025 में मात्र 9 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ की रसोई पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, गुजरात ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? कौन से राज्य ने शुरू की है माँ की रसोई पहल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने माँ की रसोई पहल शुरू की है। ठीक है, प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई माँ की रसोई पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 9 रुपये की अत्यधिक रियायती दर पर पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? कमला हैरिस, जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो अमेरिकी इतिहास में 2 गैर निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति है, क्योंकि एक बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे, फिर बीच में अभी जो बाइडेन आ गए थे, इस बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। इससे पहले वाले कौन थे? ग्रोवर क्लीवलैंड। ठीक है, जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया था? बाकू, अजरबैजान, ब्राज़ील में, यूएई में या फिर फ्रांस में? कहाँ पर हुआ था COP30? जल्दी से आंसर नोट डाउन करो, फिर मैच करना और अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। ठीक है, 30वां पार्टियों का सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। इसको नेचर कॉप भी कहा जाता है। 2025 की शुरुआत में कौन सा राज्य तकनीक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। बताओ, इनमें से, इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य ने जीसीसी नीति पेश करी है और ऐसा नीति पेश करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जीसीसी नीति पेश की है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप पढ़ सकते हो। फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति पेश की है, जिससे वो इन केंद्रों के लिए विशिष्ट नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस नीति का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय निगमों को इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में अपने बैंक एंड संचालन, आईटी सहायता, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है, जिससे युवाओं के लिए हजारों उच्च कुशल रोजगार पैदा हो सकेंगे। प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली शुरू करने के लिए किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां?
जल्दी से बताओ, मनसबदारी प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? जल्दी से आंसर नोट डाउन करो और मैच करना सही आंसर से, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी भारत में? बाबर ने करी थी 1526 में। फिर उसका बेटा हुमायूं आया था, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा सलीम जहांगीर था, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां, और फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था। मेन यही थे। उसके बाद फिर लेटर मुगल पीरियड के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है किंग। अकबर ने रईसों और सेना को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। ये मुगलों द्वारा किसी अधिकारी के पद और वेतन के साथ उनकी सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली थी। जिसको जितने का मनसब मिलता था उतने उनके पास घुड़सवार और सेना रहती थी। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को 1913 में गदर पार्टी के संस्थापक थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में साल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसकी स्थापना प्रवासी भारतीयों ने भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए की थी, जबकि सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? स्थापना लाला हरदयाल ने करी थी, लेकिन इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सोहन सिंह भाकना को। ठीक है, और बाकी आप भी पढ़ सकते हो। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर भी आप एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ सकते हो। नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या होता है? जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास रखता है, जमा का वह हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद में रखना होता है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, या फिर वह दर जिस पर बैंक जनता को ऋण देते हैं। CRR मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द शेयर ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप विद द आरबीआई इन कैश। जमा का वो हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद में रखना जरूरी होता है, उसको CRR कहा जाता है। ठीक है, CRR कुल जमा राशि का वो निश्चित हिस्सा है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद शेष के रूप में रखना होता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय आय कौन बताता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से बना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक नोडल एजेंसी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? इन चारों में से कौन से अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। अधिकार, प्रच्छालेख, परमादेश, है ना, निषेध, प्रतिषेध वगैरह आपने पढ़ी होगी 5 रिट। आर्टिकल 32 में है ये अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं जाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा आपको पता होगा 0 डिग्री,
जैसे कि ये अर्थ है तो ये बिल्कुल बीच से कौन सी जाती है, 0 डिग्री। इसके ऊपर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा होती है। तो ये तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है और इन तीनों प्रमुख अक्षांशों रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित है, मतलब तीनों से इससे गुजरती है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक राष्ट्रीय संधि है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वन्य जीवों का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, ओजोन परत का संरक्षण या फिर जल प्रदूषण में कमी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से। कब हुआ था ये? 1997 में। क्योटो जापान में है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12, 14, 11 या फिर 15? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? 14, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रायगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? परमार वंश, बुंदेला वंश, चंदेल वंश या फिर कलचुरी वंश? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। किस वंश के शासकों द्वारा ये बनवाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में ये 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन अब 25 समथिंग मंदिर बचे हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ा जो मंदिर है खजुराहो के सारे मंदिरों में वो है कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसको बनवाया था विद्याधर चंदेल ने। ठीक है, और इसके बारे में आपने सुना होगा, मैथुन रथ मूर्तियाँ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ लिखा है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया था। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरर का क्वेश्चन है, एरर बताना है कि इसमें किस में एरर है इन चारों में से। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर आर प्लानिंग अ फील्ड ट्रिप टू द नेशनल म्यूजियम नेक्स्ट वीक। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर आर प्लानिंग अ फील्ड ट्रिप टू द नेशनल म्यूजियम। बताओ किस में एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर प्लानिंग अ फील्ड ट्रिप। देखो, एक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और सिंगुलर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आर जो है प्लूरल वर्ब हो गया, तो ये गलत हो गया, आर नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द ग्रुप विच इज सिंगुलर है, फ्रेजेस स्टार्टिंग विद अलॉन्ग विद डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, देयरफॉर द वर्ब शुड बी प्लानिंग, है ना, इज आएगा ना कि आर आएगा। इसमें भी एरर बताना है, बिटवीन यू एंड आई थिंक द कंपनीज न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन इट सॉल्व्स। तो किस में गलती है ये बताना है, किस में एरर है। बिटवीन यू एंड आई थिंक द कंपनीज न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू कॉज मोर प्रॉब्लम्स, या फिर कोई एरर नहीं है। तो इजी है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी आएगा, आई नहीं आता है। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ सेड रिया। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, आप बताइए, जल्दी से पढ़ लीजिए इन चारों ऑप्शंस को। इसके रूल्स भी मैं बता चुकी हूँ, मैंने बताए थे इसके रूल्स आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिया सेड दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर देन। यहाँ पर भी मैंने लिखा है कैसे चेंज हुआ है, तो आप पढ़ लेना।
डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्या सही आंसर होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ठीक है, इससे हैड में चेंज होगा पास्ट पार्टिसिपल में। राहुल सेड आई विल कॉल यू टुमारो। इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा आंसर। आप पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए तो पॉज कर लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द प्रीपोजिशनल करेक्टली। किस में मतलब कौन सा सेंटेंस सही है ये बताना है आपको। बाकी 3 में प्रीपोजिशन जो लगी है वो गलत है और एक सही है, वो बताना है। शी इज़ वेरी गुड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिमांड्स ऑफ द टीम्स हार्डवर्क depends off. He apologized for his mistake during the presentation. I am looking forward to meet you at the conference. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये बिल्कुल सही इसमें प्रीपोजिशन लगी हुई है। बाकी में गलत है, गुड एट सॉल्विंग आता है, डिपेंड्स ऑन आता है ना, इस तरह से गलत लगा हुआ है प्रीपोजिशन। यहाँ पर मैंने करेक्ट भी लिखा है तो आप पढ़ लेना। अब एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है आपको सेंटेंस को। द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट। क्या सही आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैसे चेंज करते हैं, है ना, वॉइस को कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, तो वह पढ़ लेना। कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। इन चारों वर्ड को पढ़ो, किसकी स्पेलिंग आपको गलत लग रही है और एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंटेनेंस। AIN नहीं आता है, EN आता है, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस में हाँ AIN नहीं आता है, EN आता है। किसकी स्पेलिंग गलत है इन चारों में बताना है आपको। मिलेनियम, डिसअपॉइंटेड, एम्बेरसमेंट या फिर हरासमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरासमेंट की स्पेलिंग गलत है क्योंकि डबल एस आता है हरासमेंट में। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें जो वर्ड लिखा है इसका अपोजिट आपको बताना है। कंसिस्टेंट का अपोजिट क्या होगा, लॉजिकल, कॉन्ट्रडिक्टरी, यूनिफॉर्म या फिर कंपैटिबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्ट्रेडिक्टरी। कंसिस्टेंट का अपोजिट क्या होता है, कॉन्ट्रेडिक्टरी। ठीक है, कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, एक्टिंग और डन इन द सेम वे ओवर टाइम और स्टेइंग इन एग्रीमेंट, बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो होता है। अब सेम आपको बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है, सिनोनियम बताना है फोर्टिट्यूड का। फोर्टिट्यूड का सिनोनियम क्या होगा, फियर, करेज, स्पीड या फिर लेजीनेस। तो फोर्टिट्यूड का सिनोनियम हो जाएगा ऑप्शन बी, करेज। ठीक है, फोर्टिट्यूड रिफर्स टू करेज इन पेन और एडवर्सिटी। ठीक है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। अब इस ईडियम का मतलब बताना है। इस सेंटेंस में एक ईडियम यूज हुआ है, सबसे पहले आपको ईडियम फाइंड आउट करना है कि ईडियम कौन सा है, मुहावरा कौन सा है, और फिर आपको उसका मतलब बताना है। आफ्टर वीक्स ऑफ डिबेटिंग द मैनेजमेंट फाइनली डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। तो मैं आपको बता देती हूँ ईडियम कौन सा है, कॉल इट अ डे इसमें ईडियम है। अब इसका मतलब बताना है आपको क्या होता है। टू स्टार्ट वर्किंग हार्डर, टू सेलिब्रेट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग या फिर टू शेड्यूल अ मीटिंग फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग।
तो कॉल इट अ डे मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर हम काम कर रहे थे उसको रोक देना, इनफ काम हम कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है विच ईडियम बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ईडियम कौन सा मुहावरा आएगा। सारा वॉज वेरी नर्वस अबाउट हर थिएटर परफॉर्मेंस बट हर फादर टोल्ड हर टू डैश राइट बिफोर शी वेंट ऑन स्टेज। क्या आएगा, ब्लैंक की जगह कौन सा मुहावरा कौन सा ईडियम आएगा। ब्रेक अ लेग, बर्न द मिडनाइट ऑयल, हिट द सैक या फिर स्पिल द बीन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है गुड लक विश करना किसी को एक तरह से, है ना, ऑल द बेस्ट विश करना। चूज द वन वर्ड दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसको क्या बोलेंगे, जो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है अच्छे से, उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि आप एक हाथ से लिख पाते होंगे, जैसे मैं लेफ्टी हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, दोनों हाथों से काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्बी डेक्स्ट्रस बोला जाता है ऐसे लोगों को। बाकी चारों का मतलब भी लिखा हुआ है। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं, अब हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चंस। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य थोड़ा चपटा क्यों दिखाई देता है। प्रकाश के विवर्तन की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, प्रकाश के विक्षेपण की वजह से या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। ठीक है। लेड एसिड बैटरी जो कि आमतौर पर कारों में यूज होती है, उसमें एनोड और इलेक्ट्रोलाइट की संरचना क्या होती है। लेड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेड डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, लेड और सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर लेड डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है इस बैटरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। लेड एसिड सेल में एनोड स्पंजी लेड से बना होता है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड से बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल का पतला घोल होता है और डिस्चार्ज के दौरान दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट में बदल जाते हैं। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा पेश करता है। शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम। कौन सा थर्मोडायनामिक्स का लॉ एंट्रोपी की अवधारणा पेश करता है, एंट्रोपी का कंसेप्ट बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड लॉ। द्वितीय नियम जो है वो एंट्रोपी की अवधारणा प्रस्तुत करता है। द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम, कम नहीं होता है टाइम के साथ। इट एक्सप्लेन्स वाई हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडीज एंड नॉट वाइस वर्सा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक लिपिड के संश्लेषण और दवाओं के विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। RER, SER, लाइसोसोम्स या फिर राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग है जो लिपिड का संश्लेषण करता है और दवाओं का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ड्रग्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको हिंदी में कहा जाता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका SER जो होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है। RER के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम, इसलिए वो खुरदुरा हो गया। SER बिल्कुल चिकना होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसके प्राथमिक कार्यों में लिपिड, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण शामिल है। ये यकृत कोशिकाओं में जहरीले पदार्थों के विषहरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, उसका जो मास है वो कितना हो जाए, 2 गुना, उसका वेग भी 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना या फिर 16 गुना। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
तो आप आराम से कर लोगे सॉल्व। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब m है उसको भी 2 गुना कर दिया, जो v था उसको भी 2 गुना कर दिया, और v का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल इधर, तो 8 गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 गुना। ठीक है। मानव शरीर में लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या फिर एस्ट्रोजन? लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, तनावपूर्ण या आपातकालीन स्थितियों के दौरान अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो उससे निकलता है। किडनी के जस्ट ऊपर होती है ये शरीर को तत्काल कार्यवाही के लिए तैयार करने के लिए हृदय गति, रक्तचाप, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उप परमाणु कण किसी तत्व की रासायनिक पहचान निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर पॉजिट्रॉन? एक एलिमेंट होता है उसकी केमिकल आइडेंटिटी कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर पॉजिट्रॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, उसकी परमाणु संख्या। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हर एलिमेंट के अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी एटम विद 6 प्रोटॉन विद ऑलवेज कार्बन। जिसके पास 6 प्रोटॉन होंगे जिसके एटम के न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलेंगे? कार्बन। इफ यू चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यू चेंज द एलिमेंट इटसेल्फ। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज कर दिया तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। कौन सी रक्तवाहिका हृदय से फेफड़ों तक विऑक्सीजनित अशुद्ध रक्त ले जाती है? महाधमनी, फुसफुसी धमनी, फुसफुसी शिरा या फिर महाशिरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसी धमनी। जनरली आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो एक्सेप्शन है इसका। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट ऑफ द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। कणों की वास्तविक गति के माध्यम से तरल पदार्थ, तरल और गैस में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चालन, विकिरण, संवहन या फिर विसंवहन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्वेक्शन या फिर संवहन। संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण तरल के गर्म भागों की भौतिक गति द्वारा होता है। जब एक तरल गर्म होता है तो वो कम घना हो जाता है, ऊपर उठता है, जबकि ठंडा अधिक घना तरल नीचे बैठ जाता है, जिससे एक परिसंचरण पैटर्न बनता है। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर द्विफोकसी दर्पण? जो डेंटिस्ट है वो किस टाइप के दर्पण का यूज करते हैं, कौन से मिरर का यूज करते हैं? तो उनको दांतों को बड़ा देखना होता है तो उसके लिए वो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, इट क्रिएट्स अ वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज। तो बहुत बड़ी इमेज बनाएगा, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाएगा। इरेक्ट मतलब सीधी। दिस अलाउज डेंटिस्ट टू सी अ मैग्निफाइड व्यू ऑफ द टीथ। इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है, कपड़ों पर प्रेस करते हैं, उसका हीटिंग तत्व आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है? तांबा, लोहा, नाइक्रोम या फिर एल्यूमिनियम? किसका बना होता है? आमतौर पर पूछा है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा किसी चीज़ का बना हुआ हो तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली जनरली किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है। निकल और क्रोमियम से मिलकर क्या बनती है? नाइक्रोम, जो कि एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसका हाई होता है,
इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ये बहुत उच्च तापमान पर भी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, जलता नहीं है। किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? किसको सुसाइड बैग कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर रसधानी को? तो ऑप्शन सी, लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। यदि कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोई सेल डैमेज हो गया है या फिर मर गया है, डेड सेल हो गया है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं, उनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं और इसलिए इसको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है, क्या चेंज नहीं होता है? वेग, त्वरण, चाल या फिर विस्थापन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाल, स्पीड। ये स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती है। यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है वो। द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि दिशा परिमाप दोनों पर निर्भर होती है। ये सब आपको पता होगा। पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा रंध्र या फिर रूट्स, जड़ें? ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो पौधे के किस भाग से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा रंध्र से। ये जो पत्तियां होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा या फिर रंध्र। जाइलम क्या काम करता है? तो पानी और खनिज, वाटर और मिनरल्स को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाने को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। और स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस करता है जिसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, जिसके द्वारा पानी पौधे के माध्यम से यात्रा करता है। मटर के पौधों के एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया है। यदि एक समयुग्मनजी लंबे पौधे टीटी का संकरण एक समयुग्मनजी बौने पौधे से कराया जाता है तो F1 जो फर्स्ट पीढ़ी है उसका फेनोटाइप क्या होगा? सारे पौधे बौने होंगे, 50% लंबे, 50% बौने होंगे, सारे पौधे लंबे होंगे या फिर 75% लंबे और 25% बौने पौधे होंगे? फर्स्ट जनरेशन का इसमें पूछा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के नियम आपने पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी पौधे लंबे होंगे। ठीक है, अब साइंस के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1024 GB, 1000 MB, 1024 KB या फिर 1024 MB के बराबर? 1 टेराबाइट, 1 TB किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 GB के बराबर होता है 1 टेराबाइट। ये मैंने आपको पहले भी सारा बताया था। सबसे छोटी बिट होती है ना, 4 बिट से मिलके नीबल बनता है, 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है, 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है। ये सब मैंने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? इन चारों में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज 11 या फिर एडोब फोटोशॉप? तो बहुत ही इजी है, सामने दिख रहा है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार की मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है? इसमें कंप्यूटर का बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सी मेमोरी में होता है? रेम, रोम, कैश या फिर वर्चुअल मेमोरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। रोम रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल है, अपरिवर्तनशील है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो, कुछ राइट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है? ये डेटा को तब तक रखता है अगर पावर ऑफ भी हो जाए तब भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। इट स्टोर्स द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, विच इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू रन व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, तो पहला सॉफ्टवेयर जो रन होता है वो यही होता है, बायोस। एक्सेस स्पीड के मामले में निम्नलिखित में से किसे सबसे तेज मेमोरी माना जाता है?
हार्ड डिस्क को, रैम को, सीपीयू, रजिस्टर को या फिर कैश मेमोरी? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? बहुत बार बताया है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होता है और फिर रोम होती है और फिर बाकी सारी सेकेंडरी मेमोरीज आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या फिर स्पीकर? कौन सा इनपुट डिवाइस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस। नेटवर्क में मॉडेम का मुख्य काम क्या होता है? मॉडेम क्या काम करता है? इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करना, डिजिटल और एनालॉग के बीच सिग्नल को परिवर्तित करना, वायरस से सुरक्षा करना या फिर सीपीयू की गति बढ़ाना। इन चारों में से कौन सा काम मॉडेम का है? तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू कन्वर्ट सिग्नल्स बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग। डिजिटल और एनालॉग के बीच सिग्नल को चेंज करने का काम ये करता है, टू कन्वर्ट सिग्नल बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग। ठीक है। कंप्यूटर सुरक्षा में वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म बताना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सिस्टम या फिर विजुअल इनपुट रिकॉर्डेड यूजर सॉफ्टवेयर। इन चारों में से कौन सा फुल फॉर्म है वायरस का? और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी भी पूछ चुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने और कंप्यूटर संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये खुद को दोहराने, रेप्लिकेट करने के लिए सिस्टम के साधनों को जब्त कर लेता है, सीज कर लेता है। एक ही प्रोग्राम की अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता रहता है। डिस्प्ले और इमेज के क्षेत्र में एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है आपको। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लो क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लेजर क्रिस्टल ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। एलसीडी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्निक है जिसका उपयोग आमतौर पर टीवी, कंप्यूटर, मॉनिटर, आप लोग आजकल देखते होंगे एलसीडी वाले टीवी, कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की उस गलती को क्या कहते हैं जो इसे ठीक से काम करने से रोकती है? बग, बाइट, बिट या फिर बूट। कोई गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं, ऑप्शन ए बग, सॉरी, ऑप्शन ए बग। ठीक है। बग क्या होता है? एरर होता है, फ्लॉ होता है, कोई फॉल्ट हो जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, जिसके कारण क्या होता है? इट प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दिस एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। और इसको बग को ठीक करना, इस एरर को ठीक करने को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। कंप्यूटर विज्ञान में डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है। डेटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। इन चारों में से कौन सा फुल फॉर्म है डीबीएमएस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को स्टोर करने में, रिट्राइव करने में, मैनेज करने में, डेटा को मैनेज करता है। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग आंतरिक घटकों के लिए एसी पावर को कम वोल्टेज डीसी पावर में बदलने के लिए जिम्मेदार है? सीपीयू, एसएमपीएस, रैम या फिर मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म भी याद रखना। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज अ पावर प्रोवाइडर ऑफ द कंप्यूटर। इट टेक्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम योर वॉल आउटलेट। एसी से लेता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको कन्वर्ट करता है इनटू द स्पेसिफिक वोल्टेज डीसी में रिक्वायर्ड बाय द मदरबोर्ड एंड ड्राइव्स।
आपके द्वारा बार बार देखी जाने वाली वेब पेज तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका कौन सा हो सकता है? गूगल पर सर्च करना, पूरा यूआरएल टाइप करना, बुकमार्क का उपयोग करना या फिर ब्राउज़र को रीस्टार्ट करना। आप बार बार किसी वेब पेज को देखते हो, है ना, बार बार आपको यूज़ में आता है, तो कौन सा तरीका आप यूज़ कर सकते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजिंग अ बुकमार्क, बुकमार्क का उपयोग करना। विंडोज़ में किसी फोल्डर में सभी टेक्स्ट या फाइलों को सिलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? Ctrl+S, Ctrl+A, Ctrl+C या Ctrl+V? तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ किया जाता है। सिलेक्ट ऑल मतलब Ctrl+A। Ctrl+S मतलब तो सेव होता है, Ctrl+C मतलब कॉपी और Ctrl+V मतलब पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व। एक निश्चित कूट भाषा में ऑरेंज को ये लिखा जाता है, तो एप्पल को कैसे लिखेंगे? इन चारों में से क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। सारे लेटर की पोजीशन लिख लो। ओ के बाद पी आता है, आर के बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है, +1+1 हो रहा है सब में। ठीक है, तो ए के बाद बी आ जाएगा, चारों में बी है। पी के बाद क्यू, क्यू आएगा, फिर पी में भी क्यू आएगा, बी क्यू क्यू, एल के बाद एम, ई के बाद एफ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द चुनना है जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। कैलेंडर, वर्ष, तारीख या महीना, चारों में से कौन सा अलग है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर होता है उसके अंदर तीनों रहते हैं, वर्ष, तारीख, महीना, तो इसलिए कैलेंडर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। जैसे कि पुस्तक कौन लिखता है? लेखक। वैसे मूर्ति कौन बनाएगा? मिस्त्री, चित्रकार, मूर्तिकार या फिर संग्रहालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के दाई ओर है, ई बी के बाई ओर है लेकिन सी के दाई ओर है। अच्छा, ई बी के बाई ओर है लेकिन सी के दाई ओर है। ठीक है, यदि ए डी के बाई ओर है तो बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। बी, ए, ई या फिर सी। बहुत ही इजी है, जल्दी से अरेंज कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, ऑप्शन बी इसका, नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बीच में कौन बैठा है? बी। क्या अरेंजमेंट होगा जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उसके अकॉर्डिंग? सी, ई, बी, ए, डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीच में कौन बैठा है? बी। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। 180, 210, 225 या 250? बहुत ही इजी है। जैसे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का वर्ग 144। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 को 15 से गुणा कर देना। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो कम्युनिकेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक्शन, यूनियन, म्यूजिक या फिर काउंट। जल्दी से बताइए, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कम्युनिकेशन के लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? बहुत इजी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस है और कम्युनिकेशन में एस तो है ही नहीं, तो म्यूजिक नहीं बन सकता है। 4:20 बजे घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होती है? 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, 30 डिग्री आगे बढ़ता है तो घंटे में 30 का गुणा कर देना, और ये जो मिनट है 20, इसमें 5.5 का गुणा करके दोनों को माइनस कर देना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ लिखा है मैंने फॉर्मूला यहाँ पर। 30H मतलब आवर्स, जो घंटा था 4 घंटे, तो 30 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 120। और 5.5 मिनट कितने थे? 20 मिनट।
इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 110, तो 120 में से 110 गया तो कितना बचा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 10 डिग्री। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। इनको अरेंज करना है जैसे ये इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं। जल्दी से अरेंज कर लो, बहुत ही इजी है ये तो। देखो सबसे पहले तो ईच आ जाएगा, मतलब 5 नंबर सबसे पहले, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ई ए जी, हाँ सी के बाद फिर जी, फिर ये ईगर आ जाएगा 3rd नंबर का, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद दोनों में 1 है, अब 2 या 4 चेक कर लेते हैं। 2 या 4 में से 4 पहले आएगा क्योंकि टी तो नहीं, एल पहले आता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन और पूर्व धारणाएं है। कथन क्या है, यदि आप चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, एंट्रेंस एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा अगर आप चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते हैं। पूर्व धारणाएं क्या है, प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आवश्यक है, चिकित्सा एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। तो चारों में से क्या आंसर हो जाएगा, तो सामने ही दिख रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम में तो सिर्फ ऑप्शन एक ही निहित होगा, तो ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, मतलब सिर्फ पूर्व धारणा एक ही इसमें निहित है, अंतर्निहित है। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें, वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वो अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 31, 32, 33 या 34? जल्दी से आंसर बताइए। ये भी बहुत बार सॉल्व करवा चुकी हूँ उस तरह के क्वेश्चंस। सिंपली 22 और 12 को प्लस करके और एक माइनस कर देना, जो पोजीशन डबल काउंट हो जाती है तो उसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 34 में एक माइनस करेंगे तो 33, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से मान लो स्टार्ट किया चलना और 2 किलोमीटर कहाँ चला, नॉर्थ में। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर ईस्ट की ओर मुड़ के कितना चला, 10 किलोमीटर। इसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। अंत में पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। और मुड़ के कितना चला, 2 किलोमीटर। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 17 किलोमीटर। सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। कंप्लीट करना है सीरीज को, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 0, फिर 7, फिर 26, फिर 63 और फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 124, 125, 84 या 120। जल्दी से सॉल्व करो। इंक्रीज हो रहा है ना नंबर, 0 से 7, फिर 7 से 26 हो गया। करके देखो इसमें क्या होगा। स्क्वायर हो रहा है क्या, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्यूब, 2 का क्यूब, अच्छा 1 का क्यूब और -1। इसमें क्यूब करके -1 करना है। 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब -1 7, 3 का क्यूब -1 26, 4 का क्यूब -1 63 और 5 का क्यूब -1। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, 125 -1 124 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है या साउथ ईस्ट में है। जल्दी से बताओ,
आपको डायरेक्शन तो पता ही होगी। ये नॉर्थ होता है, ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ, क्लॉकवाइज घड़ी किस दिशा में चलती है वैसे घूमने का, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, घुमा लेना 90 डिग्री। स्टेटमेंट्स है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट। कंक्लूजन क्या है, ऑल मैंगोज आर स्वीट, सम स्वीट आर मैंगोज। तो आपको बताना है चारों में से क्या सही है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, न तो एक न तो दो, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, या फिर दोनों अनुसरण करते हैं। जल्दी से वेन डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो। देखो, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, जितने भी मैंगोज है वो सारे फ्रूट्स हैं। ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ये ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल मैंगोज आर स्वीट सही है, सम स्वीट आर मैंगोज तो दोनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों ही फॉलो करते हैं। गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। कितनी गाय होंगी, 5, 7, 10 या फिर 12। जल्दी से सॉल्व करो, इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। गाय की संख्या को हम x मान लेते हैं, मुर्गियों की संख्या को y मान लेते हैं। तो गाय के 4 पैर होते हैं तो 4x, और मुर्गियों के 2 पैर तो 2y। और ये इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। यहाँ पर किया हुआ भी है सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ काउस कितनी मान ली, x, और मुर्गियों की कितनी मान ली, y। तो हेड कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई, क्योंकि हेड तो दोनों के एक एक ही होते हैं, गाय का भी एक होता है, मुर्गी का भी एक ही होता है। लेग्स कितने हो जाएंगे, 4x, क्योंकि गाय के 4 होते हैं और मुर्गी के 2 होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैरों की संख्या है ये सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। तो जैसा इक्वेशन बनानी थी, हमको क्वेश्चन में दिया था, वैसे हमने इक्वेशन बना ली। इसको सॉल्व कर देना इक्वेशन को, तो कितने आ जाएंगी, x मतलब गाय कितने आ जाएंगी, 7। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तस्वीर वाली महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, माता है, दादी नानी है, बहन है, या चाची बुआ है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या आएगा इसका आंसर। तो उसकी मम्मी हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है और उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, कितने में उसने खरीदी थी, 380 में, 420 में, 400 में, या 440 में। काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ सॉल्व। तो देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट पे इतना लिखा है कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 120% निकाल लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, ऑप्शन सी। 400 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था और 480 में उसने बेची, तो उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, उसका स्क्वायर कर दो, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, उसका स्क्वायर कर दो, दोनों को प्लस कर दो। क्या आंसर आएगा, 0, 1/2, 1, या फिर √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2।
दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 3/4 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 1 4/4 मतलब 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 और 60 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब 60 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। 60 का क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6 0, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक ये 2 कॉमन है, उसके बाद एक ये 2 भी कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 2 2 ये कॉमन है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ऑप्शन सी 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि A/B 2/3 है, B/C 4/5 है, तो A/B/C हमको निकालना है। यहाँ पर देखो B 3 दिया है और यहाँ पर B कितना है? 4 है। तो दोनों को बराबर कर लेंगे, तो 3 और 4 का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। तो यहाँ पर 3 को 12 बना देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 1 की जगह तो 8 आ जाएगा और फिर बीच में 12 आएगा और लास्ट में इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किया हुआ भी है। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन ज्ञात करना है आपको। तो n + 1/2 हो जाएगा। n मतलब कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 1/2 मतलब 8/2। 2 4 ज़ा 8 4। फोर्थ पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है? इसको आप जमा लेना आरोही या अवरोही क्रम में। तो सबसे छोटा 6 है, 6 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फोर्थ नंबर पर 11 आएगा। तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करो। तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। a मतलब ये 4 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 में फिर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 ज़ा 96। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉल्व आप कर लेना। मैंने कर ही दिया है वैसे तो सॉल्व। 2000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये या फिर 800 रुपये। फॉर्मूला भी बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको। P × R × T अपॉन 100 कर लेना। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट परसेंट है और ये टाइम है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना आप। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी 400 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? 2 5 8 11 ऐसे चलता जाएगा और 10वें नंबर पर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ऐसे आप लाइन से करके भी देख सकते हो, जिसमें +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, ऐसे +3 कर करके 10वें नंबर पर क्या आएगा वो कर सकते हो, या डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला होता है। 10वां पद निकालना है तो a प्लस एक कम लिखते हैं यहाँ पर 9 और d कर देंगे। a मतलब पहली टर्म जो होती है वो लिखेंगे 2 और फिर 9 लिखेंगे, और d मतलब जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। 9 × 27, 27 और 2 29। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन बताना है आपको। एक बेलन है, ठीक है, सिलेंडर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 132 सेंटीमीटर क्यूब, 198 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर आएगा? फॉर्मूला अगर पता है फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस रख देना 3 और हाइट कितनी है, एच 7 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एच। और आंसर क्या आ रहा है इसका? बी, ऑप्शन बी 198 सेंटीमीटर क्यूब। आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा। यदि 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा है, विक्रय मूल्य मतलब बेचा है, सेलिंग प्राइस, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। कितना लाभ होगा? 20%, 25%, 30% या फिर 15%। जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन किया है मैंने, है ना। कॉस्ट प्राइस एक पेन का क्या मान लेंगे हम? x, तो 10 पेन का क्या हो जाएगा? 10x। सेलिंग प्राइस 8 पेन का कितना होगा? 10x। और क्या इंप्लाइज करेगा वो? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, तो डिवाइड कर देंगे उसको तो 1.25x आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकलता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.25x। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25%। एक व्यक्ति शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। 48 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर या फिर 45 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा इसका आंसर? बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पर x क्या है? पहली स्पीड, और y क्या है? दूसरी स्पीड। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसमें वैल्यूज को रख के। यहाँ पर किया हुआ भी है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 40 प्लस 60। xy की जगह वैल्यूज पुट कर दी, तो आंसर क्या आ रहा है? ए। करेक्ट आंसर ए है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 2137 की पावर कितनी है? 754। इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? जो सबसे लास्ट में डिजिट आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक, ठीक है, वो क्या होगा? 1, 3, 7 या फिर 9। सॉल्व करो जल्दी से। इसका सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है मैंने। 7 टू द पावर 1 7 हो जाएगा, 7 टू द पावर 2 49, 7 का क्यूब 343, और तो ये कितना आ जाएगा? 4। उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक आती होगी ना आपको, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। तो 7 की पावर 2 कितना होता है? 49, और 49 में यूनिट डिजिट क्या आता है? 9, तो इसके लास्ट में भी क्या आएगा? 9। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब पढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री, चारों में से क्या सही है? जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवियत्री होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। दृग, विप्र, व्योम या कटक। इजी है, आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने शत्रु को पराजित किया, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक? जल्दी से बताओ, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म कारक। बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको आते होंगे, तो कर्म कारक हो जाएगा।
ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह से चलता है ये। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या मुंशी प्रेमचंद, या फिर महादेवी वर्मा? बहुत इजी है। गोदान किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यद्यपि में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, या फिर दीर्घ संधि? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस अपि, और ई के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो क्या होता है उसमें? यण संधि होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्लस अपि होता है और जब ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है जैसे कि अ वगैरह, तो ई का परिवर्तन य में हो जाता है। बाकी ये डिटेल में पढ़ाई है मैंने, संधि वगैरह सब। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना, या नाक की बीमारी होना? जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। दशानन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या फिर तत्पुरुष समास? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये PYQ ही है। इसमें मैंने PYQ और MCQ दोनों मिक्स किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। बहुत से बच्चों को लगा होगा दश मतलब नंबर आ रहा है, कोई संख्यावाची विशेषण है, तो उसमें द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दोनों ही पद प्रधान नहीं होके कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, जैसे कि दशानन मतलब 10 है, आनन मतलब 10 है सिर, जिसके मतलब कौन? रावण। तो रावण तीसरा ही पद प्रधान है, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, या फिर सर्वज्ञ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, अल्प जानता हो, जिसको अल्प ज्ञान हो, वो अल्पज्ञ। अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी। और बहुज्ञ मतलब जो बहुत सी बातों का जानकार हो। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अल, अलम, अलम, या फिर अलम? तीनों अलम है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलम, हलंत वाला, जिसके म के नीचे हलंत लगा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 5? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया था और मैंने जानबूझ के इसमें ऐड किया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने जब ये क्वेश्चन लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन था वो कैंसिल हो गया था, कैंसिल किया था उन्होंने। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। और ये क्यों कैंसिल हुआ था ये इसके एक्सप्लेनेशन में आपको पता चलेगा। तो देखो, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कुछ विद्वान जो है वो संकर शब्दों को 5वां भेद भी मानते हैं, लेकिन मानक व्याकरण में 4 प्रमुख भेद होते हैं, इस वजह से ये कैंसिल हो गया था। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कठिन काम करना, बहुत परेशान करना, युद्ध करना, या फिर कर्ज वसूलना? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत परेशान करना। अर्धविराम का सही चिन्ह कौन सा है? चारों में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह होता है? विराम चिन्ह पढ़ाए थे मैंने, तो ये सेमी कॉलन जो होता है वो होता है अर्धविराम का। कहाँ है इसमें सेमी कॉलन?
डी नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? शास्त्राज्ञा, असूर्य स्पर्शा, स्त्रीण या फिर दुर्निवार। तो देखकर ही समझ में आ रहा है, आपको नहीं भी पता हो तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संस्कृत निष्ठ शब्द है ये, जिसका अर्थ क्या होता है? ऐसी स्त्री जो पर्दे अंतःपुर में रहती हो, जो सूर्य के दर्शन भी न कर सके। स्त्रीण क्या होता है? जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो। और दुर्निवार मतलब जिसे रोकना कठिन हो। अन्वय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय, और उ आता है उसके बाद कोई अलग स्वर आता है तो उसमें यण संधि होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिर्यक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सीधा, सरल, ऋजु या फिर ऊर्ध्व? ध्यान से पढ़ना, विलोम पूछा है, अपोजिट वर्ड। तिर्यक मतलब टेढ़ा, इसका अपोजिट क्या होगा? अब इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी ऋजु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि टेढ़े का तो सीधा भी अपोजिट होता है, ठीक है, लेकिन जो मानक अपोजिट होगा, जो मानक विलोम शब्द होगा वो ऋजु ही होगा। और जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें भी ऋजु को ही सही आंसर माना था। वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ मिलता है, यहाँ गन्ने का रस ताजी मिलती है। बहुत ही आसान है ये तो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, अपना मॉक टेस्ट 6 कंप्लीट हो गया है। आपका जो भी स्कोर हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो पाए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और भी वीडियोज़ में लेकर आऊँगी 5 या 10 तारीख के बाद से। पार्ट बी के भी लेकर आऊँगी, क्योंकि अब मुझे टाइम मिल जाएगा। अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा कम टाइम था। और इसके अलावा मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स पहले पढ़ा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी सारे लेक्चर्स एमपी ग्रुप 2 से रिलेटेड आपको देखने हैं तो स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।